चलिए प्रश्नावली 1.2 का पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपका फर्स्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का। कह रहा संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां पर कह रहा है n कोई प्राकृत संख्या है और दिखाइए कि क्या 4 की पावर n का कोई ऐसा मान है जो 4 की पावर n है शून्य पर समाप्त हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो देखिए कह रहा है n का कोई ऐसा मान है जो 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो जाए, जिसके लिए तो अगर ये शून्य पर समाप्त होगा तो शून्य पर जितनी भी समाप्त होने वाली संख्याएं, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 20 हो, चाहे 500 हो, सब 5 से क्या होंगी, कट जाएंगी। यानी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं यानी कटती हैं। तो 4 की पावर n यदि शून्य पर समाप्त होगा और 4 की पावर n 5 से क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए। लेकिन जब आप 4 की पावर n को तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 पूरे पावर n। तो 2 की पावर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 और पूरे पावर n, तो घात का घात में गुणा करोगे 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, n बराबर 1 रखोगे 2 पावर 2 आएगा, n बराबर 2 रखोगे 2 दूना 4 आ जाएगा, n बराबर 3 रखोगे 2 पावर 6, ऐसे कुछ भी रखोगे 2 की पावर ही बनेगा, कहीं 5 की पावर नहीं बनेगा। तो 2 की पावर ही बन रहा है, तो क्या वो 5 से कटेगा 2 की पावर, कोई भी नहीं, ठीक है। अर्थात 4 की पावर n का कोई ऐसा मान यहाँ नहीं है जो आपका 5 से क्या हो जाए, कट जाए। यानी या फिर ऐसे बोल सकते हो n का कोई ऐसा मान नहीं जो 4 की पावर n जिसके लिए शून्य पर समाप्त हो जाए। शून्य पर समाप्त होने के लिए इसको 5 से डिवाइड होना पड़ेगा और 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ n भी कुछ रखोगे हमेशा वो आपका 2 की पावर के रूप में तैयार होगा, ठीक है, 5 कहीं नहीं आने वाला है। तो यानी ये आपका जो 4 की पावर n कह रहा है क्या शून्य पर समाप्त होगा कभी, तो आंसर होगा नहीं। तो आप यहाँ लिखोगे चूंकि 4 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं हो सकता, इसलिए क्या, इसलिए 4 की पावर n अंक जो होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको केवल तर्क देना था थोड़ा सा। तो यह 5 क्योंकि इसमें आ नहीं रहा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याओं का रहा 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या दो दिया है, 6 दिया और दूसरा ये आपका 20 है। इसका हमको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य आपको बताया गया क्या, अर्थात इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़कर इनका हमको गुणनखंड भी से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 6 को यदि आप डिवाइड करते हो तो ये तो पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर 20 की बात की जाए तो इसको आप डिवाइड करोगे, ये 2 एक अन्य 2, 2 शून्य शून्य और ये 2 पंचे 10, फिर ये आपका 5 से ही कटेगा, ठीक है। यानी 6 को आप लिख सकते हो क्या 2 गुणे 3 और 20 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है आपको बताया गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, इसी को कहते हैं ग्रेटर कॉमन डिवाइजर आपका, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए बताया गया था, डिफिनीशन होता हुआ बड़ी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। या निकालने के लिए आपको बताए थे, इसमें सबसे इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 20 को लिख सकते हो 1 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुणे 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे, इन दोनों में ढूंढते हैं सबसे छोटी पावर क्या कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 या सबसे छोटे आपका या सबसे छोटी पावर है जो दोनों में कॉमन है या दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 6 20 का जो एचसीएफ होगा यानी जो आपका मासापा होगा वो आपका कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इन दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो 2 बड़ी संख्या है जो 6 को भी और 20 को भी पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, और कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सकती है, काट सकती है। ठीक है, निकाले कैसे, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 6 व 20 का एलसीएम में क्या करना है, आपको बड़ी घात देना। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2 है। और गुणे आपका बचा का क्या, यहाँ आपका बच रहा है 3 और यहाँ पर बच रहा है 5 आपका। तो इसको आप गुणा करोगे, 2 दूना 4 आ जाएगा और 4 की यहाँ 12 गुणे 5, इसको गुणा करोगे आप तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से और 20 से दोनों से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो एलसीएम एचसीएफ आपको शुरू में बता दिया गया था। ठीक है, तो 6 से आपका 7 डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी क्या होगा, 7 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 6 और 20 का जो आपका एलसीएम होगा वो 60 होगा और जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एलसीएम में सबसे बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात दोनों में 2 की पावर 2 है, और 3 की पावर यहाँ सबसे बड़ी घात इसमें 1 है, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। इसमें 5 की पावर 1 बच रहा है, 5 की पावर 1 ले लेंगे, और 5 की पावर और कहीं कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो हर संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 थी, 3 की 1 थी, 5 की भी 1 थी, तो 2 की 2 लिए, 3 की 1 लिए, 5 की 1 लिए, गुणा कर दिए, कितना आ गया आपका 60। एलसीएम 60 आ गया। और सीएफ निकालने के लिए छोटी घात कॉमन करते हैं, तो सबसे छोटी घात आपका क्या 1 है, जो दोनों में कॉमन था। तो ये 3 तो दोनों में कॉमन है नहीं, 5 भी नहीं है, 5 इसमें है, इसमें कहाँ, तो एचसीएफ केवल आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा वाला आपका।